कॉलेज से वापसी पर मैं बर्गर का ठेला लगाकर अपना और अपने यतीम बहन भाइयों का खर्च पूरा करता था। मेरे जूते फटे देखकर एक रोज प्रोफेसर साहब ने मुझको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करके क्लास से निकाल दिया। मैं मस्जिद में जाकर रोने लगा। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे देखा तो इंसान की जिंदगी में किसी भी किस्म का गम आ जाए वो हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी माँ बाप के जाने का गम नहीं आना चाहिए। ये गम औलाद को तोड़ देता है। सुबह सवेरे मैं बरामदे में बिल्कुल खामोश अब्बा के पिंजरे को देख रहा था, जिसमें वो अपनी पसंद की फाख्ता पालते थे। आज वो पिंजरा था, वो फाख्ता थी, लेकिन अब्बा नहीं थे। इनके इंतकाल को आज पूरे 2 साल बीत गए थे, लेकिन मैं आज भी इस वक्त पर ही खड़ा हुआ था जब मेरे अब्बा इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़कर गए थे। मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक 40 साल के मर्द जितनी मेरे कंधे पर डाल दी गई थी। मेरे छोटे 2 बहन भाई थे, जिनका पूरा खर्च मेरे ज़िम्मे है। मेरी बेवा माँ, जिनकी कफालत भी मुझे ही करनी है। मैं अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहता था। मैं CSS का इम्तिहान देना चाहता था, एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाऊंगा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बर्गर का ठेला लगाना पड़ता था ताकि घर का गुजर बसर चल सके। इस दौरान मैं अपनी तालीम पर कैसे ध्यान देता, ये मेरी समझ से बाहर था। काफ़ी देर तक मैं बरामदे में तनहा बैठा फाख्ता को देखता रहा था और फिर कॉलेज जाने के ख्याल से अपनी जगह से उठ गया था। मैं सख्त मेहनत करना चाहता था, मगर अपनी पढ़ाई किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे बाबा भी मुझे आला तालीम दिलवाना चाहते थे। इनका भी यही ख्वाब था कि इनकी तीनों औलाद में से कोई एक औलाद लाजमी बड़ा अफसर बने, और मैंने दिल में इरादा बांध लिया था कि अपने मरहूम बाप का ये ख्वाब पूरा करके रहूँगा। काफ़ी देर तक मैं अब्बा के बारे में ही सोचता रहा था और फिर अपना बैग लिए कॉलेज की जानब रवाना हो गया था। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज किसी ट्रांसपोर्ट पर जाता। मैं पैदल ही तमाम रास्ता अबूर करता था। तकरीबन मुझे घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा लग जाता था, मगर मैं बेबस था। अपने घर की कफालत करने के लिए मुझे ये तकलीफ झेलनी ही थी। अभी मैं अपने ही धुन में चला जा रहा था जब अचानक मुझे यकदम ठोकर लगी थी। बर वक्त मैंने खुद को संभाल लिया, वरना मैं मुंह के बल जमीन बोस हो जाता। लेकिन इस दौरान मेरा जूता फट गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ चुका था। जूता फटने के बायस मेरे अंगूठे पर बहुत शदीद चोट आई थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठकर चंद लम्हे सुन रहा था और फिर कुछ देर बाद अपना सर झटक कर खड़ा हो गया था। दर्द बर्दाश्त करने का भी मेरे पास वक्त नहीं था। अगर मैं यहीं बैठा रहता तो क्लास मिस हो जाती, और मैं अपनी किसी भी क्लास को मिस नहीं कर सकता था। मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाता था, इसीलिए मुझे अपनी सारी तालीम कॉलेज से ही कवर करनी होती थी। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं कॉलेज पहुंच गया था। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरा दोस्त दरवाजे पर ही खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने फीकी मुस्कुराहट से इसे गले लगाया था और हम दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए थे। काशिफ मेरी तरफ देखते हुए बेसाख्ता बोला था, तुम कुछ पैसे बचाकर अपने लिए नए जूते ले लो, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब तो देखो ये फट भी गया है। वो मेरे जूते पर चोट करते हुए बोला था। कहने को मेरे पास बहुत से जवाब थे, लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता था, बस सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया था। हम कॉलेज में दाखिल हुए तो तमाम तलबा अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। सिर्फ उस्ताद के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। मैं और काशिफ भी पिछले हिस्से की तरफ जाकर बैठ गए थे। जूता फटा हुआ था, यूनिफॉर्म भी खास नहीं था, इसीलिए मैं पिछली नशिस्त ही अपने लिए मुंतखब करता था। चंद लम्हे गुजरे थे और टीचर क्लास में आ गए थे। तमाम तलबा के साथ मैं भी इनके इस्तकबाल में खड़ा हुआ था, इनको सलाम किया था, जबकि वो सबको बैठने का इशारा करके किताब निकालने का हुक्म दे रहे थे। मैं पूरी तरह बोर्ड की तरफ मुतवज्जो था। जब अचानक उन्होंने मुझे खड़े होने का इशारा किया था, मैं हैरान होकर इनकी तरफ देखा कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। हालांकि मैं पीछे बैठा हुआ था। वो मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोले, बाहर आओ। इनका ये अंदाज मुझे समझ से बाहर था। अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक सर को क्या हो गया था। मैं खामोशी से अपना कॉलर ठीक करके बाहर आ गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए दहाड़ कर बोले थे, ये क्या लिबास पहनकर आए हो तुम? ये कॉलेज है या फिर कोई फैशन पार्टी? पैंट दूसरी कॉलर, फटी शर्ट और जूतों के हाल देखा है तुमने? कॉलेज इस तरह आते हैं? इनका अंदाज मेरा सर झुका गया था। वो बिना लिहाज किए पूरी क्लास के सामने मुझे लताड़ रहे थे।
میں ہر استاد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، ہر بچہ ایک جیسے دماغ کا نہیں ہوتا، ہر بچے کی جیب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اساتذہ کو چاہیے چند ایک بچے جو آپ کے نظر میں کھٹک رہا ہے، اس سے علادگی میں بات کر لے، کیونکہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کس درد سے گزر رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میری کلاس میں تم اس طرح کے لباس اور اتنے گندے جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تمہیں میں نے ایک دفعہ تاکید کی تھی کہ اپنے بال درست کرو، لیکن تم نے میری بات اپنے سر سے ہی گزار دی تھی، اور آج پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ میں اس بار بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ میں ہر استاد کی عزت کرتا تھا۔ میرے بابا اکثر کہتے تھے کہ استاد روحانی باپ ہوتے ہیں، ان کو ایک باپ کی طرح عزت دینی چاہیے۔ وہ مزید بولے تھے، آپ کلاس سے باہر جائیں، اگر آپ کے پاس جوتے آ جائیں اور یہ گندا یونیفارم چینج کرنے کے پیسے آ جائیں تب میری کلاس میں آنا، ورنہ میں آپ جیسے نااہل طلبہ کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں، آپ میری تمام ٹیسٹ کاپی دیکھیں، میں نے کس طرح کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں بے وجہ کسی سے نہیں الجھتا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد مجھے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ باہر آ کر لان میں بیٹھ گیا تھا اور خلا میں گھورنے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے وہی بیٹھا رہا اور پھر بیل ہو گئی تھی۔ مجھے دور سے کاشف اپنی طرف بھاگ کر آتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ محض کاشف تھا جس نے میری غربت کا کبھی مذاق نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہمت دیتا تھا۔ میرے پاس آ کر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں کیمسٹری کے سر کسی قیمت پر نہیں مانتے۔ تم سے پہلے بھی وہ دو طالب علم کو کلاس سے اسی طرح ذلیل کر کے نکال چکے ہیں۔ میرا کہنا مانو، کچھ پیسے بچاؤ اور اپنے لیے جوتے خرید لو۔ تم لڑکے ہو، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ جبکہ میں خاموش رہا تھا۔ ہم دونوں کنٹین کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ کچھ کھا سکیں۔ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا تھا کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی۔ صبح اگر وہ جاگ جائیں تو ان کی طبیعت سارا دن نڈھال رہتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ بابا کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھیلا بنا لیا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا جس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر پاتا۔ ہم دونوں کنٹین میں داخل ہوئے تو کاشف نے 2 چاٹ آرڈر کی تھی۔ میں نے اپنے آگے والی جیب سے پیسے نکالے تو کاشف میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، خبردار، کل بھی تم نے ہی پیسے دیے تھے، آج میں دوں گا۔ جبکہ میں ہنس کر رہ گیا تھا۔ چارٹ لے کر ہم دونوں گراؤنڈ میں ہی آ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم CSS کا امتحان کیسے دو گے، اس کے لیے تو بہت محنت کرنی ہوتی ہے، مگر تم ٹھیلا لگاتے ہو، سارا دن وہیں وقت گزارتے ہو، رات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں، جبکہ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا تھا۔ واقعی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرا خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورا کروائیں گے۔ چاٹ کھا کر ہم دونوں واپس کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس بار میں جان بوجھ کر کونے والے حصے میں جا بیٹھا تھا تاکہ ٹیچر میرے پاؤں نہ دیکھ سکے۔ پوری کلاس کے درمیان میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اگر ان کی نظر بھی میرے جوتوں پر پڑ جاتی تو میری یہ کلاس بھی مس ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ اپنا پورا دھیان بورڈ پر ہی مرکوز کیے کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا جا رہا تھا۔ تمام کلاس میں نے کچھ اس طرح ہی لی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کاشف کے پاس بائک تھی، اکثر وہ مجھے گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ مسجد جانے کا تھا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی بے عزتی کے بعد میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی بھی وقت رو پڑوں گا۔ اسی لیے میں مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے امی کی فکر تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن فی الحال میں نے دربار الہی میں حاضری دینا ضروری سمجھا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے ایک طرف اپنا بستہ رکھا تھا اور جوتے اتار کر میں غسل خانے کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وضو بنا کر کے میں سیدھا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے مسجد بھرنے لگی تھی۔ اذان ظہر ہو گئی تھی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل پریشان تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کے باہر آ جائے گا۔ میں رب الہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہے اللہ،
ہے मेरे पाक परवरदिगार, है मेरे मौला करीम, है सात समंदर के मालिक, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तू जानता है मैं कितनी मुश्किलात भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे हिम्मत और हौसला दे। मैं बहुत परेशान हूँ, दिल तड़प रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मट्टी हो गया है। मेरे अल्लाह तू ही वाहिद जरिया है जो मुझे वापस अरूज दे सकता है। मैं सीएसएस का इम्तिहान करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इतनी मालो दौलत नहीं, लेकिन तुझ पे यकीन है, तू सब करवा देगा। मेरे रिज्क में बरकत दे। मैं ज़ारो कतार रोते हुए अल्लाह ताला से अपनी कैफियत बयान कर रहा था। दिल चाहता था कि चीख चीख कर रो पड़ूं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल रखा था। काफ़ी देर तक मैं आंखें बंद किए बरगाहे अलाई में दवाएं मांगता रहा था। मैंने जैसे ही आमीन बोलकर चेहरे पे हाथ फेरा, तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहाँ मेरी इनसे मुलाकात हो सकती है। वो मेरी कलाई थाम कर मस्जिद के कोने में ले गए थे, जबकि मैं धड़कते दिल के साथ इनके बराबर में बैठ गया था। वो मुझे देखते हुए बोले थे, काफी देर से देख रहा हूँ, रो क्यों रही हो? मेरा सर झुका हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर उठाकर इन्हें कुछ बता पाता। क्या अल्लाह ताला ने मेरी मदद करने के लिए इन्हें भेजा था, या फिर ये मेरा मजाक बनाने आए थे? मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोले थे, चाचू हूँ तुम्हारा, क्या इतना हक नहीं रखता कि मैं तुम्हारे हालात जान सकूं? जानता हूँ भाई साहब के जाने के बाद तुम टूट गए हो, घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन तुमने कभी मेरे दर पर आकर मुझे ये नहीं बताया कि चाचू ये परेशानी है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी। अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आप इन 2 सालों के दरमियान खुद आ जाते। लेकिन मैंने ना पहले कभी शिकवा किया था और ना आज शिकवा करना चाहता था। मैं बाबा की तरह इनकी भी बहुत इज्जत करता था। वो मजीद बोले थे, बताओ क्यों रो रहे थे, किस परेशानी की है? तुम्हें चाचू भी हजात है। जो भी परेशानी है मुझे बोलो। इनका बार बार कहना मुझे कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने सर झुकाकर इन्हें अपनी तालीम की अखराजात की परेशानी बताने लगा कि मैं सीएसएस का इम्तिहान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रकम नहीं। तालीम हासिल करने के लिए मुझे रकम चाहिए। घर का गुजारा ठेले के जरिए हो रहा है, लेकिन तालीम का खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं। बस यही वजह मुझे परेशान कर रही है। बाबा मुझे अफसर बनाना चाहते थे और यही ख्वाब लेकर वो इस दुनिया से चले गए। बस मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने बाप का ये अरमान पूरा करूं। मेरी बात सुनकर काफी देर तक वो खामोश खड़े रहे और फिर मेरे कंधे पे हाथ रखकर बोले, अल्लाह तुम्हारा हामी हो नासर हो। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाए। अब मुझे इजाजत दो, देर हो रही है। इनका अचानक से बदलता हुआ रवैया मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा था कि हो सकता है वो मेरी मदद कर दें, लेकिन आज के ज़माने में इतने बड़े दिल के लोग कोई नहीं है। अपना सगा खून भी ऐसे वक्त में सफेद पड़ जाता है। भला मैं इनसे क्या ही उम्मीद लगाता। मैं भी अपना सर झटक कर घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरी माँ दरवाजे के पास ही खड़ी थी, काफी हलकान हो रही थी। बाबा के इंतकाल के बाद वो मेरी हर खबर रखती थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितने बजे घर लौटा हूँ, मैंने खाना खाया है या नहीं। सब कुछ ऐसे लगता था जैसे वो मुझे एक छोटा बच्चा समझकर पाल रही है। मैं इनकी इस मसरूफियात को बहुत अच्छे से समझता था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, समीर, हद करती हो, तुमने घड़ी देखी है? 1:30 बजे तुम घर लौट आती हो, आज 2:30 बज गए हैं। तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं। कहाँ थे तुम? वो पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी, जबकि मैं एक झटके से पूरा गिलास हलक में अंडेल गया था और इनको देखते हुए पुरस्कून लहजे में बोला था, नमाज पढ़ने गया था, वहां देर हो गई। खैर आप बताएं, दवाई ली आपने? जबकि वो अपना सर झुकाकर मेरे बराबर में आ बैठी थी और धीमी आवाज में बोली थी, कल रात को ही तुम्हें बताया था, दवा खत्म हो गई है। अब तुम लाकर दोगे तो खाऊंगी। जबकि मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मेरे जहन से बिल्कुल ये बात निकल गई थी। अम्मा की दवाई के पैसे मैं महीने के शुरू से ही निकाल लिया करता था। मैं इनको देखते हुए बोला था, मैं बस 10 मिनट में लेकर आया, आप मेरे लिए खाना गर्म करें। जब वो फौरन बोली थी, नहीं पहले तुम खाना खाओ, इसके बाद जाना, दवाई आती रहेगी। मगर मैं बेचैन हो गया था। मेरे पास अब माँ के सिवा और कोई रिश्ता नहीं था। मैं इनके मामले में बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता था। इनकी बात को नजरअंदाज किए मैं फौरन बाहर की तरफ बढ़ा था।
और ठीक आधे घंटे बाद इनकी दवाई लेकर हाजिर हुआ था। वो अब भी हलकान हो रही थी। बहरहाल मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें दवाई खिलाई थी और फिर हलक में नवाला अंडेला था। हर नवाले पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि इस पाक जात ने बाप के मरने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं दी थी। अल्लाह ताला ने हमारा दस्तरखान भरा ही रखा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। खाना तनावल करने के बाद मैं ठेले की तरफ रवाना हो गया था। काफी देर तक मैं आज हुई चाचू से मुलाकात के बारे में ही सोचता रहा था। घर पर भी एक दो बार मेरे दिल में ख्याल आया कि अम्मी को आज की मुलाकात के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर खामोश हो गया था। बेवजह इनका दिल दुखेगा, अक्सर वो यही ख्याल जाहिर करती थी कि तुम्हारे चाचू ने कभी पलट कर पूछा तक नहीं, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कैसी जिंदगी गुजार रही है। इन्हें परवाह ही नहीं है। यही वजह थी कि मैं आज की बात भी गौर कर गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैंने अपना ठेला तकरीबन रात के 12 बजे बंद किया था और घर की तरफ रवाना हो गया था। थकन से मेरी कमर टूटने के करीब आ गई थी। मसलसल खड़े रहने के बायस मुझे अपना वजूद चूर चूर होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में गया था और लेटते ही गहरी नींद सो गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। फजर की नमाज अदा करके मैंने फाख्ता को दाना डाला था और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा था। कुछ देर बाद ही मैं अपना बस्ता लिए कॉलेज की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन आज मैं जानता ही नहीं था कि मेरे साथ कैसा वाकया होने वाला है। मेरी जिंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं कॉलेज पहुंचा तो काशिफ मेरे इंतजार में ही खड़ा हुआ था। हम दोनों पलक गिरे हुए और फौरन क्लास की तरफ रवाना हो गए थे। अभी मुझे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी जब क्लास का सीआर मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला, प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हें याद किया गया है। मैं परेशान होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे मेरी सांस थम चुकी हो। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावे का मतलब हर तालिब इल्म जानता है। मैं सीआर को देखते हुए बोला था, कोई बात हो गई है, सब ठीक है ना? जबकि वो सर हाँ में आलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में तो सब खैरियत है, बाकी तुम जाओगे तुम्हें पता ही चल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिस से काफी देर पहले तुम्हें बुलावा आया था, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। इसकी बात सुनकर मैं फौरन अपने बेंच पर उठा था। काशिफ भी मेरे साथ खड़ा हुआ था। जब सीआर काशिफ को देखते हुए बोला था, सिर्फ इसी को बुलाया गया है, तुम बैठ जाओ। काशिफ को बैठने का इशारा किया था और खुद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं मुसलसल एक ही दुआ कर रहा था कि कल जिस तरह सर ने मुझे डांटा था कहीं इसके हवाले से ना बुलाया गया हो, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं नए जूते और नया यूनिफॉर्म खरीद पाता। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ प्रिंसिपल के साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था। मैंने इससे इनसे इजाज़त तलब की तो उन्होंने इशारे से मुझे अंदर बुलाया था। मेरे अंदर दाखिल होते ही प्रिंसिपल सर मुझे देखते हुए बोले, आपको कब से बुलाया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल होश नहीं है। मैं सर झुकाकर माजरत खा लहजे में बोला था, सर आने में थोड़ी सी देर हो गई। अभी अभी सीआर ने मुझे इतला दी है और मैं फौरन हाजिर हो गया। सब खैरियत है। मेरा लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। मैं वाकई डर गया था। एक गरीब इंसान ऐसे वक्त से घबराता ही है। जब प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले थे, दरअसल तुमसे मुलाकात मुझे नहीं इन्हें करनी थी, ये तुम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मैं जो सर झुकाए खड़ा था हैरान होकर इनकी तरफ देखा। अचानक से ये धमाका मेरी समझ से बाहर था। मेरी निगाह बेसाख्ता इस अजनबी चेहरे पर गई जो मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रहे थे। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, आप मिस्टर समीर फारूक हैं? मैंने सर को हल्की जन्म दी तो वो मजीद बोले, मुझे आपकी कारकर्दगी के बारे में इल्म है। आप काफ़ी काबिल तलब इल्म है। मुझे मालूम हुआ है कि आप सीएसएस का इम्तिहान देना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ। आप बेफिक्र रहें। आपकी पढ़ाई का अलफ से लेकर जे तक खर्चा मेरा है। आप जैसे होनहार तालब इल्म को आगे पढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क को आप जैसे ही नौजवानों की ज़रूरत है। जबकि मैं हैरान था, अल्लाह ताला क्या ऐसे भी मदद भेज सकते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता था। वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले थे, आपका नंबर मैंने सर से ले लिया है। आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, आप मुझसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वो मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए बोले थे। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मजीद बोले, आपको जूते, यूनिफॉर्म, किताबें सब प्रिंसिपल ऑफिस से ही फ्राहम कर दी जाएंगी। फिलहाल आप ये बात अपने तक ही महदूद रखना, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इनका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मगर वो इंसान मुझे मोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे।
मेरा कंधा थपथपाते हुए मजीद बोले थे, अपना ख्याल रखना और कभी भी खुद के ख्वाब को बेमकसद मत समझना। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली है कि तुम CSS का इम्तिहान दो, तो तुम हिम्मत नहीं हारना। ये बोलकर वो जा चुके थे जबकि ऐसा हो गया था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहा था। ये इंसान कौन था जो फरिश्ते की मान मेरी जिंदगी में आया था? प्रिंसिपल सर मुझे देखते हुए बोले, आप बहुत खुश नसीब हैं समीर कि बैठे बिठाए आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई है। यकीनन जी आपके कोई रिश्तेदार है या फिर ज़ाती तौर पर आपको जानते हैं। जबकि इसमें भी कुछ नहीं बोला था, बस खामोशी से शुक्रिया सर कहकर क्लास में आ गया था। पूरा दिन मेरा इसी सोच में गुजरा था कि ये शख्स कौन था, इसने मेरी मदद क्यों की, आखिर इसको मेरी मदद करके क्या हासिल होगा। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। छुट्टी के वक्त मुझे एक बार फिर प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावा भेजा गया था। मैं वहां पहुंचा तो मेरे लिए जूते और यूनिफॉर्म और नई किताबें रखी हुई थी। सर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये इनकी तरफ से ही है, तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम इसे ले जाओ। जबकि मैं चुपचाप सारा सामान उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। काशिफ अपने घर जा चुका था, जबकि मैं पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना था। मेरी आंखें बार बार नम हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा कल मस्जिद में इस तरह रोना क्या मेरे अल्लाह को पसंद आ गया था। मैं ये सोचकर एक बार फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया था। अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं खूब रोया, इतना कि मेरा वजूद हबशकोले खाने लगा था। तकरीबन मैं मस्जिद में आधा घंटा दुआ ही मांगता रहा था और फिर घर की तरफ रवाना हुआ था। रोजाना की तरह अम्मी ने मुझे खूब डांटा था कि तुम क्यों देर करती हो, एक दफा मुझे अपनी शक्ल दिखा दिया करो, फिर नमाज पढ़ने चले जाया करो। लेकिन फिलहाल मैं चुप रहा। उन्होंने भी मुझसे इस सामान के बारे में पूछा था। मैंने सरसरी तौर पर इन्हें बता दिया कि जबकि अम्मी तो इस आदमी को झोली उठा उठा कर दवाएं दे रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो आदमी बिल्कुल खामोशी से मेरी ऐसी मदद करता था कि मैं खुद दंग रह जाता था। वक्त गुजरता रहा और मैं इस तिराहे पर आकर खड़ा हो गया था कि आज मेरा CSS का इम्तिहान था। इस दिन का ख्वाब मैं बरसों से देखता आ रहा था। बर्गर का ठेला लगाना, इसके बाद रात भर जागकर अपनी पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर आगे कदम बढ़ाते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते। मैं इम्तिहानी कमरे में बैठा काफी परेशान था। मुसलसल कुरानी आयतों का विर्द कर रहा था। अल्लाह ताला को याद कर रहा था कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं भी एक बड़ा अफसर बन जाऊं। कुछ देर बाद ही इम्तिहानी कमरे के उस्ताद आगे तमाम तलबे को पेपर तकसीम कर दिया गया था। मैंने जैसे ही पेपर की तरफ निगाह दौड़ाई तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। पर्चा मेरी सोच के मुताबिक आया था। वक्त गुजरता जा रहा था और पूरे 3 घंटे बाद मुझसे पर्चा ले लिया गया था, लेकिन मैं मुतमिन था। मैंने काफी बेहतरीन इम्तिहान दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दिल ऐसा परेशान था कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। अपने यतीम बहन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे साथ थी, बेवा माँ की जिम्मेदारी मेरे साथ थी, और अब मेरा ये ख्वाब मुझे दिन रात काम करने पर मजबूर कर गया था। मैं रात भर पैकिंग का काम करता था ताकि घर के मसाइल हल हो सके, और फिर अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत, मेरी लगन का सिला मुझे दिया था। मेरा CSS का इम्तिहान पास हो गया था। इस दिन मैं सजदे में गिरकर खूब रोया था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मुकाम दे दिया गया है जिसका मैं आहिल नहीं था। लेकिन आज मैं इस आदमी से मुलाकात करने चाहता था जिसने मेरी मदद की थी। इस डोनर से मिलना चाहता था जिसने मुझे स्कॉलरशिप फराहम की थी। आज तक मैंने इस नंबर पर कॉल नहीं की थी। हमेशा मेरी परेशानी से पहले ही मुझ तक रकम पहुंचा दी जाती थी। आज पहली बार मैंने इस नंबर पर कॉल की थी। पहली दफा पर ही कॉल रिसीव कर ली की थी, और आगे से जो आवाज़ मुझे सुनने को मिली थी वो मेरा पूरा वजूद पत्थर का कर गई थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी चाचू की थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये अल्फाज नहीं थे बल्कि पिघला हुआ शीशा थे जो मेरे कान में अंधेला गया था। इस तालीम के दौरान जितनी नफरत मैंने अपनी चाचू से की थी, इसका कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, मैं कहता नहीं था लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता था। वो यकदम बोले, समीर बात कर रही हो? और जहाँ आकर मेरी बस हो गई थी। मैं हिचकियों में रोने लगा था। मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं इनका गर्दन पकड़ के झंझोड़ दूं कि आप इतने साल तक मेरी छुप कर मदद करते रहे, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोले, मैं जानता हूँ कि तुम रो रहे होगे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हैरान हो। बस इतना समझ लो कि कुछ काम छुप कर किए जाते हैं ताकि दुनिया हसद ना करे और लोग बातें ना बना सकें। मेरी दुआ है कि तुम बहुत कामयाब रहो मेरे भाई का। तुमने ये ख्वाब पूरा करके मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। मैं मानता हूँ समीर, मैं तुम लोगों की दहलीज पे नहीं आता, लेकिन वजह भी बहुत है। मैं इस दहलीज का अब सामना ही नहीं कर पाता।
जहाँ मेरा भाई रहता था। मुझसे देखा ही नहीं जाता कि वो घर खाली है। लेकिन अब मुझे फख्र है कि तुम अफसर बनने जा रहे हो और अब पूरे गाजे बाजे के साथ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इनकी बात सुनकर मैं रोते रोते हंस दिया था। मैं आप सबको एक सबक देना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपसे दूर हैं, लेकिन वहीं आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। बस आंखें खोलकर इन्हें देखें और इन्हें पहचानें। नफरत करना मसले का हल नहीं होता। मोहब्बत करना जिंदगी का खूबसूरत पहलू होता है। नेकी करें और दरिया में डालें और अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से करें। बेशक मेरा रब बेहतरीन अता करने वाला है। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।